चलो, आज थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी तो बेसिक जो नहीं है उनके लिए भी काम दे देगा। देखो, हाँ आज आधे घंटे तक वो क्लियर हो जाएगी। पीएचपी बेसिकली आई क्यों थी, वही वाली बात है कि पहले आप जैसे एचटीएमएल कर देते हो, जब उसको काम को मिनिमाइज करना रहता है, या फिर हमको क्लाइंट के हिसाब से बनाना रहता है कि वो कभी कुछ अपडेट करना चाहे या कोई चीज़ चेंज करना चाहे, तो वो कम टाइम में चेंज कर सके। उसको हर बार या तो आपकी सपोर्ट ना लेनी पड़े, हर बार ऐसा ना हो कि बार बार वो बोले कि भाई मेरे को अपने कोई पेज में टेक्स्ट चेंज करना है, तो आपका बोले भाई आप एक काम करो इसको चेंज करके दे दो, क्योंकि आपके पास बार बार कोई चीज़ चेंज आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। वो कोई ये नहीं चाहेगा भाई छोटी छोटी चीज़ के लिए बार बार मैं पे करूँ। तो इसलिए चीज़ें अभी क्या है, वर्डप्रेस आ गई, ड्रूपल आ गई, मेजेंटो आ गई, जुमला आ गया, ये सब पीएचपी के आप सीएमएस बोलो, फ्रेमवर्क बोलो। उन्होंने क्या किया ना, पीएचपी वालों ने एक पूरा पैनल बना के दे दिया कि जस्ट आपको, मतलब कि उन्होंने एक पैनल बना के दे दिया कि आप अपना आइए, अपनी वेबसाइट क्रिएट कीजिए, खुद काम कीजिए, किसी ना यूआई की ज़रूरत है, ना किसी यूएक्स वाले की, ना किसी डेवलपर की, ना किसी प्रोग्रामर की, ना किसी किसी की भी नहीं ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा आइडिया है, कर सकता है। आज देखो दुनिया में कितने लोग विक्स पे वेबसाइट बना दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि विक्स के बैकएंड में कुछ कोड नहीं किया होगा, वो वहाँ पे अपना नाम लिखता है, वेबसाइट पे नाम शो हो जाता है। कुछ तो बैकएंड में वो भले किसी को दिखता नहीं, आपको भी नहीं दिखा होगा, लेकिन उसके पीछे पूरी बैकएंड में पीएचपी पे, डॉट नेट पे, किसी न किसी पे कोड किया गया है कि वो अपने सर्वर पर आप इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपको पेज ऐड करना है, बस पेज पे क्लिक किए पेज ऐड हो जाता है। ऐसे तो नहीं होता है, आपको पेज एक क्रिएट करना रहता है, तो आप क्या करते हो, एक पूरा कॉपी पेस्ट करके एक पेज बनाते हो, पूरा कोड लिखते हो, तब ना कहीं जाके वो शो होता है। और विक्स पे क्या किया, वो पूरी पेज ही शो करा दिया आपको। अब आपको तो ये दिखता है, अरे ये तो 2 मिनट का काम है, मैंने पेज बना दिया, लेकिन उसके जो पीछे कोड हुआ रहता है वो हमको देखना पड़ता है। अच्छा वो, तो पीएचपी क्या करता है, वो काम करता है। जैसे ये स्ट्रक्चर बना, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, घर बन गया, लेकिन इसमें क्या क्या लगा, ईंट पत्थर सरिया, वो किसी को नहीं दिखता है। तो फ्रंट एंड की चीज़ आप लोग करते हो, बैक एंड में जो होता है ये कोड काम किए रहते हैं, जो आपको पीएचपी के थ्रू बना के देते हैं। तो जब मैं इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा तब उसे कोड दिखाऊंगा, कोड कैसा बना है, और फ्रंट में आप देखोगे अच्छा यहाँ से आपका काम पूरा फ्रंट एंड ही रहेगा उसमें। बैक एंड में बस कोड देखोगे तब पता चलेगा इसके थ्रू ये बैक मतलब फ्रंट एंड आपका शो हो रहा है। तो पीएचपी बेसिकली इसी के लिए लाया गया था। इसका एक्सटेंशन जैसे मैंने बताया है सीधी सी कि डॉट पीएचपी से, जैसे एचटीएमएल में आपको बताया गया था कि एचटीएमएल में स्टार्ट होता है तो डॉट एचटीएमएल, ऊपर डॉक टाइप, वो सर ने बताया होगा डॉक टाइप क्यों यूज करते हैं। अब क्या होता है कि वो अपने ब्राउज़र को सपोर्ट करे, तो पीएचपी में यदि सपोर्ट कराना है तो आपको डॉट पीएचपी एक्सटेंशन होना चाहिए। अभी क्या था कि अब पीएचपी अपनी एक प्रॉपर एक लैंग्वेज है, तो आपका जो एचटीएमएल होता है, अब ये आप कहोगे कि भाई पीएचपी में आप डॉक टाइप क्यों नहीं लिखते हो, पीएचपी को उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आपका जो एचटीएमएल होता है ना उसी को हम उठा के पीएचपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो तो मैं यूज़ ही करूँगा ही ब्राउज़र के लिए। एक्सटेंशन इसका डॉट पीएचपी से हमेशा, डॉट पीएचपी जितने एक्सटेंशन आप बनाओगे डॉट पीएचपी। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो अपने फोल्डर में डालो, पूरे पेज को डॉट पीएचपी कर दो, और क्या होता है जैसे नहीं आप ए एच आर एफ में डॉट एचटीएमएल डालोगे, वो सब लिंक आपको इंटरनल भी चेंज करने पड़ेंगे। हम्म। हम्म। उसी पेज को सीधे सेव एज कर दो डॉट पीएचपी। आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल किया है, इंडेक्स डॉट पीएचपी कर दो, उसी को, क्या दिक्कत है। सब, वो सब काम करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है पीएचपी को। अभी आपने पीएचपी का कोड नहीं लिखा है, बस टेक्स्ट चेंज किया उसका, जो एक्सटेंशन बोलते हैं, फाइल टाइप चेंज किया है। अभी आप एचटीएमएल लेके चलते थे, उसको डॉट पीएचपी करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस उसको चलाने के लिए आपको वैम्प के अंदर या किसी सर्वर को, जब आपने उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया तो वो लोकल पे नहीं चल पाएगा, आपके ब्राउजर पे नहीं रहेगा, वो सर्वर बेस्ड हो जाएगा बस। हम्म। हम्म। क्यों नहीं रन करेगा सब कुछ, एक्सटेंशन चेंज करने से क्या हुआ, कोड में तो आपने कुछ नहीं किया। हाँ बस वो उसको ब्राउजर पे नहीं चलेगा, लोकल होस्ट पे चलेगा। वो हर वो उसके नज़र में भी सब कुछ एचटीएमएल है, बस टेक्स्ट चेंज हुआ है, उसको सर्वर चाहिए, आपने एक्सटेंशन चेंज किया तो उसको आपको सर्वर पर अपने वैम्प में चलाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। उसके बाद आपका काम रहेगा कि हेडर फुटर जो डिफाइन करना रहेगा, तो एचटीएमएल की कहानी यही खत्म हो जाती है, मतलब कि जो आपका सिंटेक्स वाली है, सिंटेक्स कह रहा हूँ, एक्सटेंशन वाली है डॉट पीएचपी में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जितने वेबसाइट बनाओ अपनी, जितनी चीज़ें करो सब वैम्प के अंदर करो, ये आदत में पड़ जाएगी।
तो आप एक बार आपका HTML लाइक होम पेज होता है, अबाउट अस एक ही पेज होता है, होम पेज आपने कंप्लीट किया, आप उठा के अपने इसमें डाल दो, वैम्प में। उसके बाद उसी को सेव एज करके अपना कोई भी पेज बनाओ, अबाउट अस हेडर फुटर तो आपका कॉमन कॉमन रहना है। तो कभी भी अपना HTML से यदि डॉट PHP में चेंज कर दो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, JS CS कुछ नहीं हिलेगा, बस आपने क्या किया, बस एक्सटेंशन चेंज किया है। हाँ, बस नॉर्मल आपके ब्राउजर पे नहीं रन करेगा, आपको लोकल होस्ट के थ्रू रन कराने पड़ेंगे ये। अब अभी वही वाली बात होती है कि वर्जन अभी 5.6 था इसका। जैसे वर्डप्रेस का कभी आप वर्जन देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हर दूसरे महीने में अपडेट करता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस देखो, वर्डप्रेस कहा जाता है ना, बहुत इनसिक्योर वेबसाइट होती है, कहा जाता है बस, लेकिन वो कमी आपकी रहती है, क्योंकि वर्डप्रेस ऐसी चीज़ है कि यदि आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया और अगर आपने 6 महीने तक उसको देखा नहीं, तो वेबसाइट आपकी हैक हो जाएगी। हैक इन द सेंस ऑफ बिना मतलब के वायरस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें हो जाएगा, वो चलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि वर्डप्रेस के रेगुलर अपडेट देखो आप, कितने दिन क्या होता है कि वर्डप्रेस आपको ओपन दे दिया गया है। अभी आप जैसे विक्स होता है, विक्स में कभी हैकिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपके पास सोर्स कोड नहीं रहता है। सोर्स कोड नहीं रहता है तो कोई उसमें कुछ कर नहीं पाता है। वर्डप्रेस का क्या होता है, आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाता है। सोर्स कोड मेरे को मिल गया, मैंने अच्छा R&D की, अच्छा दूसरे का भी वर्डप्रेस है, तो आप कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं। जब पूरा ही किसी चीज़ का स्ट्रक्चर पता रहे तो आप एक बार दूसरे की वेबसाइट में कुछ करने की सोच सकते हो, अच्छा ये हो सकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसलिए क्या होता है कि चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती है। चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती हैं। HTML का क्या था, और हमेशा कमियों को अपग्रेड करते हैं। कोई चीज़, अब आप IT फील्ड में आए हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को स्टॉप कर दो लाइक 6 महीने के लिए। 6 महीने में बंद करोगे तो आपका जो ये ग्रिड है बूटस्ट्रिप, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन आप बूटस्ट्रिप का देखते हो, आप तो बूटस्ट्रिप डायरेक्ट कॉल कर लेते हो लाइब्रेरी उसकी, आप कोड तो लिखते नहीं हो, मतलब बनी बनाई चीज़ों को यूज करते हो। आपको लगता है अच्छा चलो मैंने ट्रिम यूज कर लिया, ट्रिम का आपको ट्रिम का फंक्शन नहीं पता है ना कि ट्रिम करता क्या है, कि ट्रिम हाँ शुरू के और लास्ट का जो गैप होता है रिमूव करता है। आप जस्ट ट्रिम फंक्शन यूज करते हो। तो जो लाइब्रेरी होती है बूटस्ट्रिप की, उसमें वो कोड लिखे गए हैं जिसके थ्रू वो काम करता है, जो वेब पे आपके काम करता है। तो क्या होता है ना, हमेशा चीज़ें अपग्रेड होती थी बूटस्ट्रिप में भी, तो नए नए फंक्शन वो उसमें ऐड करते रहते हैं। जावास्क्रिप्ट का देखते होगे, उसमें भी चीज़ें हमेशा अभी तो आप सीडीएन यूडीएन यूज करते होंगे करंट में। सीडीएन यूज करते हैं बूटस्ट्रिप के लिए ना, सीडीएन से। तो सीडीएन का यूआरएल अभी आप देख रहे हो, 6 महीने बाद देखना, शायद 3.6 आ रहा है तो 3.7 आ जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाती हैं। तो वो चीज़ें अपने आप को आप अपडेट रखोगे, अच्छा क्या ऐड हुई हैं। तो उसमें या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ें रहती हैं जिसको अपडेट करना रहता है, तो हमेशा अपडेट करना पड़ता है। तो वो हमारा काम नहीं है, वो बूटस्ट्रैप जिसने बनाया है, PHP जिसने बनाया है, PHP अच्छा इसमें क्या अपडेट करना है, तो PHP का वर्जन भी अपडेट होते रहते हैं। वर्डप्रेस के हर जितने आप काम करोगे सब चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती इसमें। आपने कुछ अच्छा बना दिया है, तीसरा बंदा आप बनाने के लिए पैसे ले रहा हो, वो बिगाड़ने के लिए पैसे ले रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसको हैक करने के अपने अपने नए तरीके। या फिर ऑर्कुट का तो नाम वैसे आपने किसी ने सुना ही नहीं होगा। एक ऑर्कुट ऐसा था, जैसे फेसबुक के पहले ऑर्कुट का बहुत लाइक सबसे पहले ऑर्कुट ही चला करता था। उन्होंने अपने आप को कभी अपडेट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को कभी अपडेट नहीं किया। उसमें ये नहीं था कि चैट सिस्टम था, आप मैसेज भेज दो वो कभी रिप्लाई करेगा, हमारे टाइम में था। उन्होंने अपने आप को कभी अपडेट नहीं किया। हाँ, चीज़ें चल रही हैं, पूरी दुनिया ऑर्कुट ऑर्कुट पे लगी है। फेसबुक आया 2-3 साल में, इतने अपने इतने अपग्रेड। फेसबुक में देखो हर बार कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। मार्केट में बने रहने के लिए चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी, वो हमेशा ही करना पड़ेगा आपको। इसमें भी वही चीज़ें होती हैं, आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन PHP का क्या चल रहा है, वर्डप्रेस का भी इंस्टॉल कर रहे हो तो कौन सा वर्जन चल रहा है। तो वो चीज़ों आपके मतलब वो चीज़ें हमेशा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अभी वही ना कहता हूँ, इंटरव्यू की जस्ट बात चल रही थी तो आप HTML ही पढ़ रहे हो, तो HTML फाइल में HTML5 में डिफरेंस क्या है। PHP जैसे 5.6 थी, 7 में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें खुद से आपको पढ़नी पड़ेंगी, रोज़ R&D करो, थोड़ा सा पढ़ो भाई अपडेटेड क्या आ गया। इसलिए चीज़ें हमेशा जो कमी रहती है उसको दूर करने के लिए अपडेट चीज़ें आती रहती हैं।
तो ये वर्डप्रेस का वैसे जस्ट अपडेट बता रहा हूँ, देखो मार्च में अपडेट हुआ, अप्रैल में हुआ, मई में हुआ। ये थोड़ी सी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेबसाइटेड वर्डप्रेस में है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनसिक्योर बोल सकते हो यदि आप काम नहीं करोगे तो। इसके जो प्लगइन्स आएंगे, आपके वर्डप्रेस के वर्जन आएंगे, क्योंकि इसमें आपने एक बार वेबसाइट काम करते बस अपडेट करना रहता है, वो जितनी कोर फाइलें रहती है सबको अपडेट कर देता है, ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसके ऊपर जब उसको लगेगा भाई यहाँ पे कमी आ रही है, उसी में अपडेट कर देते हैं। ये आपको हमेशा सर्वर पर मिल जाएगा, जब भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट आपकी है ना, उसमें हमेशा बैकएंड जब भी लॉगिन करोगे ना वो पहले ही बोल देगा। मतलब कि ऐसा नहीं आपको यहाँ से डाउनलोड करके कुछ उसमें काम करना पड़ेगा, बैकएंड में तुरंत बोल देगा नया अपडेट आ गया, आप अपडेट कर लो। जैसे आप मोबाइल में क्या होता है, आप जो आपका ये पूरा सिस्टम अपडेट करता है ना, विंडो का जैसे क्या होता है, इसमें विंडो का अपडेट आ गया, देखो ये यहाँ पे आ गया ना कि विंडो अपडेट करनी पड़ेगी आपको। इनको कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट मिली होगी या फिर कुछ अपग्रेड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, बस आपको हिट कर देना है, अपडेट हो जाएगा ये। ऐसे ही वर्डप्रेस में क्या होता है, चीज़ों को आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ बोलें कि वो अपडेट करनी है। पीएचपी का नया चीज़ आ गया तो ऐसा नहीं कि हमेशा पुराने पे चलेंगे, आपकी मर्जी है भाई, लोग अभी भी विंडो 7 यूज करें। लेकिन विंडो 7 तब तो डिसकंटिन्यू कर दिया, उसका कहीं कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभी भी लोग यूज़ करते हैं विंडो 7। वो कर रहे हैं, लेकिन अब तो विंडो 10, क्योंकि 7 बेचना ही बंद कर दिया उसने, इसलिए चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती हैं। कभी कुछ कमी रहती है इसलिए अपडेट करते हैं, या फिर उसको और इन्हेंस करने के लिए, कुछ फंक्शनलिटी इन्हेंस करने के लिए अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अभी पीएचपी का जो पीएचपी था, पीएचपी का 5.6 वर्जन अराउंड 5-6 साल तक मार्केट में रहा है। 5-6 साल तक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि रिएक्ट आ गया है। रिएक्ट के बाद से एक एंगुलर, नहीं एंगुलर के साथ नहीं, नोड का थोड़ा बहुत, जो मेजेंटो 2 था, तो पीएचपी का बहुत जो कहते हैं ना अच्छी कमाई जो होती है, एक मेजेंटो 2 बड़ा इसका अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो ई कॉमर्स के लिए आजकल बड़ी कंपनियां लाइक टीसीएस, इन्फोसिस भी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। उसमें क्या हुआ, जब ये चीज़ें आ गई तो इसमें चीज़ें हो नहीं पा रही थी, 5.6 में सपोर्ट करता ही नहीं है। अभी आपने ये नोड वोड की बात कोई कर रहा था, नोड देखना विंडो 7 में सपोर्ट करता ही नहीं, अब क्या करोगे, उसके लिए विंडो 10 करना ही पड़ेगा। तो चीज़ें जब अपग्रेड हो जाती हैं पुराने पे बंद कर देते हैं, तो इसलिए सिस्टम के साथ आपको अपडेट करना रहेगा। तो पीएचपी का जो करंट वर्जन चल रहा है 7 चल रहा है, 7.2। मेजेंटो 7 पॉइंट से ऊपर ही सपोर्ट कर रहा है। पुराना वन जब मेजेंटो 1.9.3 था, तब तक तो 5.6 पे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मेजेंटो 2 आ गया उसके अंदर उसने रिएक्ट डाल दिया है, तब दिक्कत आ रही है, इसलिए उसने सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब सिस्टम आपका है, नोड सपोर्ट नहीं करेगा तो मजबूरी में आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। इसलिए ये मेजेंटो को, पीएचपी को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। पीएचपी जब अपडेट किया अपने आप को, तो हर चीज़ें इसमें मंगो डाल दिया। पहले पीएचपी कनेक्शन के लिए बस हम यूज करते थे अपना कनेक्शन, अब आ गया पीडीओ कनेक्शन के लिए। तो चीज़ें धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती हैं। काम चला, कुछ चीज़ें नहीं आई तो आपको जैसे पीएचपी, और ये नहीं कि बस पीएचपी अपडेट करता है, पीएचपी भी करेगा, मैजेंटो भी करेगा, वर्डप्रेस भी करेगा, ड्रुपल भी करेगा, सबके वर्जन आते रहते हैं। आपने कोई अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर देखते हो तो हमेशा इसमें भी सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर में भी अपडेट आते रहते हैं। भाई कुछ ना कुछ उनको अपडेट करना ही है। एक बार आपने बना के कोई चीज़ परफेक्ट, आईटी फील्ड में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं कि भाई मैंने वेबसाइट बना दी, इससे दुनिया में इससे बेटर कुछ नहीं हो सकती, ये कोई इसमें लाइन ही नहीं है। इसमें अपडेट का लाइन हमेशा रहेगा, और अपडेट उसको भी करना है, आपको अपने आप को भी करना है हमेशा ही। तो पीएचपी का एक्सटेंशन डॉट पीएचपी कोई भी फाइल रहेगी, अगर आपको वेब लोकल होस्ट पे रन करनी है तो उसको डॉट पीएचपी लगानी पड़ेगी। पीएचपी का उसके साथ आपको नॉर्मल अपना जब पीएचपी जैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे वैम पे इंस्टॉल करते हैं तो आपको डेटाबेस मिलते हैं, और आपका ये पीएचपी के अपने फाइल वैम फॉर्म जो रखते हैं। इंस्टॉल का सिस्टम सबको पता ही है कि भाई ये सब सबने ऑलमोस्ट सबके सिस्टम अब इंस्टॉल हो गए होंगे, अब तो किसी को दिक्कत है नहीं। अब प्रैक्टिस वाली बात है कि कितना प्रैक्टिस करते हो। आज बस बेसिक बेसिक चीज़, जो वेरिएबल शायद मिस हो गए थे, तो मैं वेरिएबल एक एक करके बनाऊंगा। अच्छा वेरिएबल कैसे बनते हैं या स्ट्रिंग क्या होते हैं, इस पे ये है कि थोड़ा बहुत आप पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। अब वही है कि पीएचपी आपने इंस्टॉल किया तो आपको पीएचपी मिल जाता है, माई मिल जाता है जो डेटाबेस के लिए होता है। जो जस्ट डेटाबेस अभी कहीं बनाया नहीं हूँ, तो जो ये होता है आपका डेटाबेस।
ठीक है, ये आपका डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस का बेसिकली यूज क्यों होता है यहाँ पे? बस, डेटाबेस का बेसिकली यूज होता है अभी जो आप कहते हो ना, स्टैटिक और डायनेमिक, जो अपना ये चीज़ एक लाइन इसमें पीएचपी बोलता है, कोई पूछे स्टैटिक और डायनेमिक, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो चीज़ें स्टैटिक, जो आप एचटीएमएल की वेबसाइट बनाते हो जिसमें हर बार चीज़ आपकी फाइल से आ रही है, आपने कहीं डेटाबेस का यूज नहीं किया है, उसको एज इट इज़ आप स्टैटिक वेबसाइट मानो, क्योंकि हर काम करना आपको अपने पेज में जाना पड़ेगा, पेज में ही कुछ कर सकते हैं। अब वही चीज़ें क्या होती हैं जब डेटाबेस से आती हैं? डेटाबेस इन द सेंस ऑफ कि एक सेंट्रलाइज्ड कोई डेटा बन गया, वहाँ से कोई चीज़ें उठ के आ रही हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं कोड में नहीं काम करना पड़ेगा, आपके डेटाबेस में वो चीज़ें रहेंगी। जो चीज़ें आपके डेटाबेस से निकल के आएंगी, जो चीज़ लाइक आपका लॉगिन डिटेल है, कभी आप लॉगिन करते हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, तभी तो मैच करके आपको उसका डेटा फेच करता है। वो आपके पेज पे नहीं रहता है, पेज के डेटा आप नहीं शो करा सकते, वो आपका किसी डेटाबेस में रहता है, जितनी चीज़ें रहती हैं। आप अपना लाइक ये नॉर्मल जीमेल का अकाउंट होता है, ये ऐसा नहीं कि ये कोई पेज बना हुआ है, ये कहीं डेटाबेस में स्टोर किया गया है, आपने लॉगिन किया, वो वहाँ का डेटा फेच करके शो करा रहा है आपको। लास्ट ये अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, उसमें डेटाबेस प्रॉपर बनेगा, चीज़ें कहाँ से ऐड हो रही हैं और कहाँ से जा रही हैं वहाँ पे क्लियरिटी आएगी। हुँ? क्यों नहीं कर सकता? उसको पता होना चाहिए। अब आपने 3 महीने पढ़े हैं तब ना आपको पता है। बताइए। नहीं कर सकते आप? डेटाबेस में नहीं, आपको डेटाबेस में नहीं जाना है। विक्स की वेबसाइट बनाते हो, डेटाबेस में कोई नहीं जाता, लेकिन आपको ऐसा यूज़र पैनल दे देते हैं कि आप लॉगिन करके कुछ कर सकते हो। जैसे ये लोकल होस्ट का जो है, यहाँ पे किसी यूज़र को दे दो, यहाँ पे वो कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके लिए ये एक बैकएंड बना दिया गया है। आपको पता है ना कि यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, आपको लग रहा है ना अच्छा डेटाबेस, तो ये एक नॉर्मल यूजर भी कर सकता है, ऐसा नहीं। वो ये बस आपके लिए बता रही है, आपके लिए एक डायनेमिक बना दिया गया है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे। वैसे ही क्या होगा कि आप ऐसा सिस्टम बना के यूज़र को या क्लाइंट को दे दोगे, उसको पता रहेगा कि पेज ऐड करना, बस एक बटन क्लिक करेगा, पेज ऐड हो जाएगा। ये वाली बात कह रहा हूँ। तो डायनेमिक का बेसिक चीज़ ये होता है कि जो चीज़ें आपके डेटाबेस से उठ के आएंगी, यूजर या क्लाइंट के लिए नॉर्मल हो जाएंगी, वो कुछ चीज़ें अपडेट कर सके, या फिर किसी काम को बिना मतलब कि हर चीज़ ओपन, ये आपको एफटीपी डायनेमिक मतलब कि कोई भी चीज़ उसके हिसाब से सेट हो जाए, मतलब वो आदमी कर सके। स्टैटिक मतलब कोई चीज़ स्टैटिक है, बस स्टैटिक है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। स्टैटिक बस ये है कि यूज़र नॉर्मल जो अपने 5 पेज की वेबसाइट बनती है वही डायनेमिक बननी है। जैसे वर्डप्रेस हो गई या ड्रुपल, ये डायनेमिक वेबसाइट इसलिए बोलते हैं कि भाई उसमें कोई भी आप डायनेमिक, कैसे अब हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डायनेमिक मतलब आप चेंज कर सकते हो, आप या यूज़र कोई भी आराम से उसमें। ये पीएचपी के अपने फंक्शन होते हैं, यहाँ से आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, ये इतने कोई वो चीज़ें नहीं है। ये डिलीट डेटा फेस, यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम। देखो एक चीज़, ये इको प्रिंट का थोड़ा सा उस दिन अगर ना समझ में आया हो, पीएचपी के जो भी कमेंट का तरीका जो आप एचटीएमएल में करते हो, जावास्क्रिप्ट में करते हो, कमेंट हर जगह होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तरीके बस थोड़े थोड़े सिंटेक्स चेंज होते हैं। उसमें एचटीएमएल में जैसे सीएसएस में आप एक लाइन वाले कमेंट करते हो तो यही वाले यूज करते हो, आई थिंक सीएसएस में यही होता है। इसमें भी ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, लेकिन एक लाइन के लिए भी काम करता है। अगर आपको मल्टीपल यूज करने हैं तो जो फॉरवर्ड स्लैश स्टार के साथ आता है, अगर किसी सेक्शन को करना है आपको, अभी क्या होता है कि धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो आपका जो कौन सा वैसे ये यूज करते हो, नोटपैड, नोटपैड जैसे मैंने नोटपैड प्लस, मैं सबलम यूज करता हूँ सर। सब लाइन, ओके सब लाइन। तो सब में अपने अपने आता क्या होते हैं, शॉर्टकट होते हैं कमेंट के।
पीएचपी का करो, सीएसएस हाँ का सर। करो, हाँ ठीक है। तो अपने अपने तरीके से आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन पीएचपी में क्या होता है, जो पीएचपी का कमेंट लाइन होता है सिंगल लाइन के लिए चलता है। सिंगल लाइन के लिए एक इसमें एस टी एक्सिस होता है, उसका भी ये कमेंट का एक ये भी होता है, हैश से। हैश वैसे इसमें नहीं होता है कभी, एस टी एक्सिस में हम जब राउटिंग करते हैं ना वहाँ पे कमेंट का ये वे होता है। ये वर्डप्रेस में जब करेंगे तो ये वाला कमेंट दिखेगा उसमें। पीएचपी में काम करता है ये, एक लाइन के लिए भी काम करेगा, एक लाइन के लिए भी काम करेगा आपका, मल्टी लाइन के लिए ये काम करेगा आप। एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमको बार बार पीएचपी की लिखने की ज़रूरत है, कि एक बार इसको आप चाहो तो एक में भी रख सकते हो, ये तो मैं बस समझाने के लिए। ये भी काम हो सकता है, ऊपर ओपन कर दिया है पूरे, ऊपर से नीचे तक बॉडी में आप एक बार ही डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि पीएचपी के अंदर पीएचपी आप यूज नहीं कर सकते। जैसे ये है, अब ऐसा नहीं कि आपने ये कर दिया, उसका टैग बंद नहीं किया, बीच में ही कहीं पीएचपी यूज करने लगे। कभी कोई टैग ओपन किया तो उसका एंड होना चाहिए उसके बाद ही, जैसे आप लोग डिव यूज करते हो। हाँ वो तो क्लोज ही करना है, जो भी एक लेके चलोगे क्लोज ही करना है। तो सिंगल लाइन के लिए ठीक है ये दोनों, मल्टी लाइन के लिए कमेंट करना, कमेंट की आदत डालो आप। एचटीएमएल करते हो या फिर सीएसएस, हमेशा कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए, आपको भी इन फ्यूचर पता चल जाए, आप खुद ही अपना कोड की हो, याद तो रहता नहीं है। अच्छा ये वाला बैकग्राउंड हमने इसके लिए, तो एक लाइन कमेंट लिख दो, उससे आपको कोई क्या भी, ये नहीं कि कोड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। कितना आप 2000 लाइन का भी लिख दोगे तो केबी को भी पार नहीं करेगा। तो हमेशा ये आदत डालनी चाहिए। वेरिएबल्स पे आते हैं अभी। अगर सर ने थोड़ा बहुत वेरिएबल पढ़ाया हो तो बेटर है। इसमें देखो वेरिएबल डॉलर से स्टार्ट होते हैं, इसके वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, यदि आपको इको कराना है, प्रिंट कराना है, मतलब आउटपुट लेना है उससे, तो इसका सिंटेक्स होता है डॉलर। डॉलर के थ्रू ही काम कराते हैं। तो अब थोड़ा बहुत इसको, अभी क्या है, जैसे आपको कोई पूरा अपना एस्टिमेल ही लेना है एग्जांपल के लिए। अभी मैंने कोई एक डॉलर जस्ट नाम का कुछ बनाया है, ठीक है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है कि कभी भी वो चेंज हो सकता है। आप डॉलर यस है, इसके अंदर आपने आज टेस्ट डाला है, कल कुछ भी डाल दो, तो वेरिएबल समझ रहे हो ना, जो वेरिए मतलब चेंज होता रहता है, वेरिएबल ऐसे ही समझो। तो आपने कोई एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर आप टेस्ट डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल आज आपने टेस्ट डाला, कल उसमें कोई और लाइक कुछ कंटेंट और चेंज कर दिया, तो उस वेरिएबल को आप जहाँ यूज़ करोगे, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया होगा वही चीज़ आएगी। अब ऐसा नहीं कि वेरिएबल क्या होता है कि आपने यहाँ पे बहुत कोई, अब ऐसा तो नहीं इसको आप, अब ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको कहीं प्रिंट कराना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप इसको कहीं डिफाइन कर दोगे तो आपके लिए बस ये रहेगा कि आपने किसी वेरिएबल को बना के ऊपर डिफाइन कर दिया है। आपको पेज में उसको 10 जगह कॉल करनी है, या तो ये हर जगह ये इतनी चीज़ें लाइन उठाओ और कॉपी पेस्ट करो, कहीं जाकर लिखो हर बार। अगर आपको किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो लाइन लिखनी पड़ेगी। आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, अब आपको कहीं पे किसी कॉल करनी रहेगी, तो आप इतनी चीज़ें कॉल कराओगे बस, इतनी चीज़ें प्रिंट कराओगे। आपको यही 10 जगह करना है, या तो बाई चांस आपको बोल दे कोई कि भाई इसको 10 जगह, या तो आप पूरी कोड को उठाओ हर जगह 10 जगह लिखते जाओ, या फिर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, उसको आपने जहाँ मन करे, जिस पेज पे मन करे आप यूज कर रहे हो उसको। तो ये वेरिएबल बनाने के वे होते हैं, वेरिएबल कभी बदल सकता है। यहाँ पे यस नाम से यस वन कर दो, यस टू कर दो, ऊपर हमेशा हम डिफाइन कर देते हैं जो हमको कहीं कहीं ज़्यादा जगह जो भी यूज करना है।
जैसे आपने फॉर्म ही बना दिया तो फॉर्म को क्या किसी वेरिएबल में डाल दो, जिस पेज पे कॉल ना करना है जस्ट वो उठाया आपने उसको पटक दिया। ये तो आपके जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल वेरिएबल बनते ही रहते हैं, जिसमें उसमें वैर बनता है, वैर इक्वल टू कुछ भी अपना डिफाइन कर दो, जहाँ कॉल करना है तो फिर वो चीज़ों को नहीं, हम वैर वाले जो हम डिफाइन किए रहते हैं उसी को कॉल करते हैं। बी आर टैग बाई डिफ़ॉल्ट सबको ही पता रहता है। बी आर टैग किस लिए होता है वैसे? ब्रेक, इसमें भी सेम। अब देखो बस एक चीज़ छोटी सी, ये आपने कोई टेक्स्ट में वेरिएबल बनाया, ठीक है, और वेरिएबल आपने ऐसा है कि ये $x=5 दे दिया, तो ये इसको एज ए वही काउंट करेगा जो आपने वेरिएबल में डिफाइन किया है। ऐसा नहीं कि उसको समझ में आता है क्या चीज़ें हैं, वो वेरिएबल जो आपने दिया है चीज़ें डायरेक्ट वही उठाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें प्रोग्राम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो एज ए स्ट्रिंग लेके उठा के आपको रिजल्ट देगा। अब आपको वेरिएबल में जैसे ये दिया गया है, ये दोनों आपने जस्ट यहाँ पे प्रिंट कराया था, ऐसा नहीं कि आउटपुट कुछ और, ये कि प्लस माइनस आ गया। अब वेरिएबल को यदि आपको करना है तो आपको फार्मूला खुद लिखना पड़ेगा, या फिर कोई फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट उठाना पड़ेगा। बस ये है कि जैसे ऐड फंक्शन लिखते हो, अब आपने ऐड कोई फंक्शन यहाँ पे बनाया, ऐसे देखो, ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन ऐसे, मतलब ये जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन बनते हैं तो ये वेरिएबल के यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे देखो वेरिएबल की एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अभी क्या है कि आप नॉर्मल कैलकुलेटर देखते हो तो उसमें ये नहीं रहता है कि अगर आपने स्टैटिक डाल दिया तो पहले ही दिखाएगा 2+2, अगर आपने स्टैटिक डिफाइन कर दिया तो 2+2 रहेगा, रिजल्ट 4 आ जाएगा, बस इतना ही देख सकते हो। वेरिएबल डाल दिया है आपने, वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो मतलब कि वहाँ पे ब्लैंक रहेगा, क्यों आता है, क्योंकि वेरिएबल भाई जो आप डालोगे उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो फंक्शन कभी बनते हैं तो इस टाइप से बनते हैं, जैसे मैंने कोई फंक्शन मार दिया है उसमें दो वेरिएबल पास कर दिए हैं, और इस वेरिएबल में मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की रहेगी, तो वहाँ पे क्या रहेगा। लेकिन जब ऐड को मैं कॉल करूँगा तो उनको पता है ऐड को निकाल के देना है, एक्स और वाई का जो भी ऐड आएगा वो मेरे को निकाल के देना है रिजल्ट। तो जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो अगर ब्लैंक छोड़े रहो तो जो आप इनपुट फॉर्म बनाते हो दोनों चीज़ आपकी एम्प्टी रहेगी, आपने वहाँ पे वेरिएबल दिया, ऐड फंक्शन जहाँ पे भी कॉल किए रहेगा उसका आपको रिजल्ट शो करा देगा। तो हाँ डेटा को स्टोर करता है बस, और वेरिएबल काम क्यों नहीं करता, आप डेटा स्टोर कर रहे हो, वही सबसे बड़ा काम है उसका। आप जब भी कोई फंक्शन कोई लूप चलाओगे कुछ भी कराओगे तो वहाँ पे वेरिएबल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, वेरिएबल तो आप लेके चलोगे, या तो मैं ये नहीं कहता वेरिएबल नहीं डिफाइन करो यार, यहीं पे वैक्स की वैल्यू रखो। आपने 1 लाख का जैसे वही कह रहा हूँ, ये हेलो वर्ड है, अगर कहीं डिफाइन करना है या तो ऊपर डिफाइन कर दो, आप कॉल करते रहो जहाँ पे करनी है आपको। वेरिएबल में किसी चीज़ को आपने डिफाइन कर दिया, जहाँ यूज़ करना है आप उस वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल करो, वो टेक्स्ट से मतलब नहीं है। बाई चांस अब देखो इसमें वही इंक्लूड वाली फंक्शनलिटी का एक फ़ायदा जस्ट बता रहा हूँ, वेरिएबल का एक, चलो फ़ायदा याद ही आ गया। अब ये हेलो वर्ड है, इतनी बड़ी लाइन है, ऐसे लॉजिक खुद ही लगाना। बाई चांस मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, इसको 20 जगह यूज कर लिया हूँ। अब किसी ने बोला भाई ये हेलो वर्ड के साथ ना मेरे को डाइस जोड़नी है, अगर आपने वेरिएबल नहीं बनाया रहता तो हर 20 जगह जाकर आपको चेंज करना पड़ता। वेरिएबल जस्ट बनाया है तो वेरिएबल में एक जगह चेंज हुआ, वेरिएबल वही कॉल कर रहा है, हर जगह चेंज कर दिया। क्या चीज़? नहीं, इसमें इसमें बस वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसी को लेके। हाँ अलग नहीं होते हैं, उसमें भी ऐसे ही बनते होंगे, बस सिंटैक्स ही देखोगे चेंज होगा। अभी इसमें लूप मैं पढ़ा रहा हूँ, सर भी लूप पढ़ाएंगे, तो देखना बस वेरिएबल के तुमको वही टाइप ही अलग दिखेंगे, सिंटैक्स ही अलग दिखेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा। अगर यहाँ पे क्लियर होगी तो वहाँ पे अभी लूप सर ने पढ़ाया नहीं होगा, या अगर सर ने इफ एल्स कंडीशन पढ़ाई होगी, स्विच केस पढ़ाया होगा, वो चीज़ें मैं जस्ट एक्सप्लेन करूँगा, देखना कहीं ज़्यादा मिसमैच नहीं होगा, चीज़ें सेम की सेम आएंगी, सिंटैक्स बस बदलेंगे आपके। ठीक है, तो बस ये वेरिएबल का देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है कि आपने कोई चीज़ डिफाइन कर दी है, कहीं आपको चेंज करना है तो जस्ट एक जगह चेंज करना है, पूरी जगह चेंज हो जाएंगे।
और गलती से आपने नहीं डिफाइन किए तो या तो 20 जगह चेंज करते रहो। टाइम है आपके पास, करते रहो 20 जगह, क्या 50 जगह करो फिर। हम्म? समझा नहीं। किसी और की वेबसाइट समझ नहीं पा रहा हूँ। वो तो आप वेरिएबल में सब चीज़ें तो स्टोर नहीं कर लोगे ना। और ऐसे ही करना रहता तो हम डंप उठा लेते हैं उसका, उठा के आप मूव कर दो कहीं पे भी, पूरी चीज़ें आएगी। अगर दूसरे का, और कभी भी किसी का वेबसाइट कॉपी नहीं कर सकते आप। कभी भी अगर कोई वेबसाइट पहले रैंक हो चुकी है, लाइक डाइस एकेडमी बन चुकी है, ऐसा नहीं कि मैंने इसका अबाउट अस बना के कोई अपनी कंपनी खोली, वो अबाउट अस इसका जो भी कंटेंट होता है डाल दूँ, ये अलग की बात जस्ट बता रहा हूँ। कभी भी जो वेबसाइट पहले रैंक हो गई है, आप ऐसा नहीं कि गूगल से कहीं से उसका जो भी टेक्स्ट, अच्छा डाइस एकेडमी ये है, इसने 500 वर्ड का कंटेंट लिखा, मैंने उठाया डाइस एकेडमी की जगह बस अपना कंपनी का नाम लग दिया। ऐसा कभी पॉसिबल हो, क्योंकि गूगल क्या होता है, क्रॉल करता है। जो चीज़ें पहले रैंक हुई रहती हैं उनको पहले शो कराता है, और जो सेम कंटेंट दोबारा दिखता है ना उसको डाउन कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है, वेबसाइट को ओपन नहीं होने देता है। वो गूगल की जिम्मेदारी है, वो हमेशा देखता रहता है भाई, ऐसा नहीं कि आप ही का डेटा आपका कोई चोरी कर ले। तो कभी भी कोई वेबसाइट बनी रहती है, कंटेंट की प्राइवेसी रहती है भाई नीचे। आप कभी पेज में देखते हो प्राइवेसी पॉलिसी ये सब रहता है भाई, मेरा कंटेंट कोई चोरी नहीं करेगा। हाँ वो सब चीज़ें वो आगे की चीज़ें हैं, धीरे धीरे करोगे चीज़ें, वो सब एसीओ के पार्ट होते हैं। कहने का मतलब, कोई एसीओ वाला बंदा था ना यहाँ पे बोल रहा था एसीओ। हाँ तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, कभी कहीं का कॉपी, कोई कोड कॉपी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, आपको सब पता होते भी नहीं ले सकते। वो वो गूगल, उसमें गूगल आपके रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई उनका पहले लगा था, आपने क्यों लगाया, और लगाया तो फिर आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं होगी। बाई चांस मैं 2.5 सेकंड में डाला वो कंटेंट, मतलब कोई वर्ड ही, आप कोई कीवर्ड से ही तो वेबसाइट सर्च करते हो आप लोग। जैसे मेरे को W3, अब मैं यही किसी को सेम वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगेगा, पूरा कॉपी का पेस्ट करके बनाना है इसको, लेकिन ये कभी रैंक ही नहीं होगी। W3 स्कूल डालोगे वही खुलेगा, ये पता नहीं कभी खुले कि ना खुले। खुले भी तो पता चले 1000 पेज बाद खुले। एक थोड़ा सा ये भी देख लो, लोकल ग्लोबल स्टैटिक। सुनो वेरिएबल, हेलो, वेरिएबल क्या होते हैं, एक तो वेरिएबल के टाइप, ये कोशिश करना कोई कभी पूछे तो वेरिएबल का स्कोप, ये तीन चीज़ याद ही कर लेना। और इसके कुछ ये पढ़ने से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि लोकल हो गया, ग्लोबल हो गया, स्टैटिक, कुछ समझ में आ रहा है वैसे होना क्या चाहिए, ये क्या चीज़ है, क्या बोलना चाहता है ये। हम्म? बोलो बोलो। ग्लोबल, देखो, हर चीज़ जब बनी है ना, कभी उसको ध्यान से सुनोगे समझोगे ना तो उसका पूरा मीनिंग उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में सेट ग्लोबल। अब ये नहीं कि ग्लोबल पूरी दुनिया में आ गया है, लेकिन ग्लोबल आपकी वेबसाइट के लिए हो गया डिफाइन। अगर किसी फंक्शन को आपने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है, ग्लोबल में आपने मतलब कि सबसे ऊपर लिख दिया वेबसाइट एंड से भाई ग्लोबल है, जैसे वेरिएबल डिफाइन ग्लोबल कर दिया। अच्छा ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने उसको ग्लोबल डिफाइन कर दिया है। मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? हाँ बताओ, बोलो, हेलो, या मन बताओ क्या हुआ। नहीं सर, कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं आप। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं चेक, मेरे मेरे पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, वो चेक कर रहे थे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ ओके, नो इशू नो इशू। रही। श्योर सर। ठीक है। देखो, ग्लोबल क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को ग्लोबल डिफाइन कर दिया है, तो आप पूरे वेबसाइट में, पीएचपी की ड्रॉबैक नहीं है, पीएचपी मार्केट में आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अभी थोड़ा सा हट रहा हूँ। पीएचपी में क्या होता है कि वेरिएबल आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको कहीं आपको दिखाना नहीं रहता, सर्वर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जबकि जावा में, डॉट नेट में, उसमें फिक्स रहता है भाई, पहले बताओ उसको रजिस्टर्ड करो फिर आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। पीएचपी ने पूरा ही ओपन कर दिया है, इसलिए पीएचपी थोड़ी सी सिंपल है और टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब ये हो गया, ग्लोबल में यदि आपने डिफाइन कर दिया है, तो आप कोई फंक्शन बना रहे हो, तो आपने ऊपर ही डिफाइन कर दिया तो कहीं पे भी यूज़ करो, उसको कोई मतलब नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहने का मतलब ये है। स्टैटिक क्या होता है कि, या लोकल क्या होता है, आपने कोई फंक्शन बनाया, लाइक
ये दरवाज़ा बंद कर दिया कोई, यहाँ पे ऐसा, जैसे ये है, ये जो फर्श है ये आपको मतलब स्टैटिक है, आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते हो। तो जो भी डिफाइन किया गया भाई यहीं पे है। जैसे ये है आपका पानी वाला है, ये आपको ग्लोबली डिफाइन किया गया, आप यहाँ रखो, उठा के उस रूम में रख दो, उठा के बाहर रख दो। तो वेरिएबल एक तरह से ये भी आप यहाँ पे यूज करो, बगल में यूज करो, वहाँ पे यूज करो, लेकिन ये फर्श को तो कहीं नहीं कर सकते ना। तो जो ग्लोबल होता है, जैसे ये एक्स को हमने डिफाइन कर दिया है, अब आप ये फंक्शन के अंदर डिफाइन करो, फंक्शन के बाहर करो, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई वेरिएबल आपने बना लिया है, ग्लोबल ऊपर ही डिफाइन कर दिया एक्स इक्वल टू 5, कहीं पे भी यूज करोगे तो उसका मतलब 5 ही रहेगा, यहाँ पे भी ये ठंडा पानी देगा, वहाँ पे भी देगा, बाहर भी ठंडा देगा। अगर यही चीज़ क्या होता है, कोई हम फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर हमने कोई, देखो ये आपने लोकल क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ये कहीं बाहर डिफाइन नहीं किया है। आपने क्या किया, इस फंक्शन की भाई मैंने आपको लिमिट दे दिया, आप मेरे से बाहर नहीं जा सकते। मैंने एक कोई टेक्स्ट फंक्शन बनाया इसने, भूल गया। देखो एकदम एक बार समझोगे ये क्लियरिटी आ जाएगी, ये सब ये आप लोग के सब चीज़ में काम देगा, या फिर जावास्क्रिप्ट हो या किसी में भी। अब कोई, आपने वही कह रहा हूँ, आपने यहाँ पे 5 6 फंक्शन डिफाइन कर दिए, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 10, जो भी आपको यूज करना है। अब वेरिएबल में क्या होता है, जैसे ये वेरिएबल ये नहीं कि 5 है 10 है जो भी है, थोड़े से यूज में देखा जाए तो आपने किसी वेरिएबल में अपने ईमेल आईडी डाल दी है, और आप चाहते हो इस ईमेल आईडी पे तभी मिल जाए जब ये फॉर्म सबमिट हो। तो आप वेबसाइट में कहीं पे भी कोई वेरिएबल के अंदर कोई ईमेल आईडी डाले हो, तो जहाँ पे भी वो आपका कोड रन होगा तो वो ईमेल आईडी पे मेल चली जाएगी। तो ये मत देखना कि बस मेरे एक्स है तो 5 है, यहाँ पे कुछ भी जो मन करे आपका कर सकते हो वेरिएबल में डिफाइन, ये मैंने पहले ही क्लियर किया। अभी क्या किया है, इसको ग्लोबल हमने डिफाइन कर दिया है। ग्लोबल डिफाइन कर दिया है तो अब आप इस वेबसाइट में, इसने क्या किया, ये अपना फंक्शन बनाया, यहाँ पे कॉल किया, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि इसने फंक्शन के बाहर, और बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा क्या किया, इसने फंक्शन का कोई यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट बाहर ही यूज कर दिया है। एक तो इसने टेस्ट फंक्शन बनाया है, फंक्शन पढ़े हो जावास्क्रिप्ट में? सर सॉरी सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर, बहुत ज्यादा। आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरी? हेलो? बहुत ब्रेक हो रही है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। राजलक्ष्मी, आपको भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर। अमन, आपका शायद नेट की इशू आ रही है, आप नेट एक बार देखोगे आप? मैं चेक कर लेता हूँ सर एक बार। हाँ, आई थिंक नेट का इशू है, क्योंकि वॉइस तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो चलो। अब देखो, जैसे ग्लोबल तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, और ग्लोबल और ये ना, ये फंक्शन में आता है, फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं था, सर ने भी पढ़ाया तो थोड़ी क्लियर। फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे ऐड फंक्शन बना दिया, यहाँ पे फंक्शन के अंदर अभी वेरिएबल में कोई एक चीज़ डिफाइन कर रहे थे आप लोग। फंक्शन ये हो गया कि आपने एग्जांपल दे दो, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन के अंदर कार डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल कार फंक्शन, कोई कार का फंक्शन बना रहे हो, उसमें आपने लिख दिया। हम्म, चलो देखो यार, फिर मेरे फंक्शन स्टार्ट करने पड़ेंगे। अभी जस्ट एग्जांपल इसका दे दे रहा हूँ, जब फंक्शन पाएंगे चीज़ें वो, फिर एरे वेरे वाली चीज़ें सब मिक्स मैच हो जाएंगी। अभी बस बेसिक थोड़े थोड़ी चीज़ें कर लो, ठीक है? आपने कोई फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन बनाया है, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फंक्शन ये होता है कि फंक्शन आपने बन गए, अब इसके अंदर आपने कोई फंक्शन बनाया, कार, कार के अंदर आपने लिख दिया इसके टायर हो गए, इसके क्लच हो गए, ब्रेक हो गए। अब आपने एक पूरा फंक्शन बना दिया है, वेरिएबल में तो कोई एक चीज़ स्टोर कर रहे थे, फंक्शन में आपने 50 चीज़ें स्टोर कर लिया है।
अब जब भी कहीं कॉल करोगे तो उस फंक्शन को कॉल करके जो आपने वेरिएबल उसके अंदर डिफाइन किए रहेंगे वो कभी भी कॉल कर, मतलब एक फंक्शन कहीं पे भी आपने माई टेस्ट कॉल कर दिया और आपने ये 50 लाइनें की है। ये लाइन नहीं है, इसके अंदर आपने यहाँ पे कोई ये लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है। ये तो आपने एक फंक्शन बनाया उसके अंदर पूरे अपने प्रोग्राम, जैसे ऐड का एक फंक्शन बन गया, उसके पता चला 2+2 है, लेकिन जो 2+2 आ रहा है आपका ऊपर तो x=2 y=2, आपने एक एक वेरिएबल बनाया है। फंक्शन के अंदर पूरा सेट ऑफ वेरिएबल का अपना जो भी फंक्शन बना जो अपना वो काम करेगा। तो जब कभी भी आपको कॉल करनी रहेगी तो डायरेक्ट आप उसके फंक्शन नेम से कॉल कर लोगे। तो इसमें उसने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, एक्स को ऊपर डिफाइन कर दिया और माई टेस्ट कॉल कर दिया। ये बस चीज़ें आपके फंक्शन की चीज़ चल रही हैं। हम्म। आप फंक्शन में कहाँ यूज कर रहे हो ना, जैसे एक वेरिएबल बनाया ठीक है, आपने यूज बस उसको प्रिंट कराने के लिए किया, वो आपके यूज पे डिपेंड करता है ना, आप वेरिएबल को बना के यूज क्या करना चाहते हैं। हाँ, तब नहीं, अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया तब तो लोकल में हो जाएगा ना, बस उसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं करेगा वो कभी। हाँ तब, हाँ मतलब वो फंक्शन के बाहर नहीं जा सकता, उसके बाद ही कॉल करेंगे, वो अभी इसमें है, आगे दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ग्लोबल में बस इतना आप लोग समझ लो, आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, आप फंक्शन के अंदर करो या बाहर करो, ग्लोबली है, उसको किसी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्लोबल हाँ नॉर्मल ऐसे ही, उसका कोई तरीका नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये तो कमेंट है, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाओ। ये ग्लोबल डिफाइन हो गया समझने के लिए। वो कमेंट बस मैं कह रहा हूँ कमेंट समझने के लिए है, ये तो आपके समझने के लिए है बस। इसको अब क्या होता है, सी में हमेशा ग्लोबल लिखना पड़ता है, कीवर्ड ग्लोबल x=5 उसमें डिफाइन करना पड़ता है। पीएचपी का मैं कह रहा हूँ फायदे की चीज़ यही तो होती है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी डिफाइन कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 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 तो मैंने क्या किया फंक्शन। हाँ देखो मैं ये माई टेस्ट एक फंक्शन बना दिया, ये पूरा एक आपका फंक्शन बन गया ठीक है। अब उस फंक्शन की क्वालिटी है कि उसको एक्स का वैल्यू जो भी है प्रिंट करा के दिखाना है उसको। अब फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा। आप कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाते हो तो कहीं कॉल करते ही हो ना, तो वो कॉल करने का वे ये होता है, ये आप फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसे कॉल करोगे। स्टोर ऊपर नहीं हो गया x=5। हाँ अब आपने फंक्शन के अंदर बस उसको प्रिंट कराना है ना, ये तो ग्लोबली, यही तो अच्छी बात है, वो ग्लोबली डिफाइन कर दिया आपने। वो पहले ही एक्स की वैल्यू अपना स्टोर करके चल रहा है। सबसे, आप कहीं पे भी अगर उसको अपने फंक्शन में नहीं डालो तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ही लेगा वो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे इसको कर दिया तो। कहाँ टैग छूटा। ये तो आपने ग्लोबल डिफाइन कर दिया ठीक है। देखो अनडिफाइंड एक्स,
गलत कोड चल गया। कोड गलत नहीं है, देखो कोड गलत नहीं है, फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया है। देखो ये वाली जो चीज़ अब पूछना क्या बोली थी। हम्म। 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 ठीक है, हाँ। ये ये हम्म। हम्म। देखो वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन कर दिया है, इको आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को इको बस प्रिंट करा रहे हो आप। हाँ, फिर उसमें। हाँ, ये वाला। हम्म। ये तो कॉल करने का वे है ना, किसी फंक्शन को बना के। हाँ, मल्टीपल मतलब कि एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल, ये कह रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे वाई कर दिया, ठीक है, अब आपको यही काम करना है तो सेम कर दो आप, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो। इससे मैं कहने का मतलब ये है कि आप कोई वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन कर दियो तो फंक्स इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। माई टेस्ट क्या है, एक वे है जब आपको कोई चीज़ कॉल करानी है, जब क्या यार, जब आपने फंक्शन कोई बना दिया है, जब आपने कोई फंक्शन बना दिया माई टेस्ट करके, जब आप उसे कहीं रन करा के जब उसके डेटा कहीं फेच ही नहीं करोगे तो कैसी चीज़ें शो होंगी। उसको तो कहीं ना कहीं आपको रन करना है, शो करना ही पड़ेगा ना। यस, वैसे आप लोग दो ही चीज़ें अभी रटना, ग्लोबल और लोकल। स्टैटिक कीवर्ड होता है जिसको स्टैटिक डिफाइन करनी पड़ती है। स्टैटिक मतलब चेंज नहीं होगा, आपने एक बार डिफाइन कर दी तो वही रहेगा। तो जो हम्म? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कहीं बाहर फंक्शन के बाहर डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मान के चलो ग्लोबल ही है वो। क्या चीज़ ग्लोबल? हाँ, फंक्शन मान के चलो, आपने कोई फंक्शन बना ही रहे हो अपने लिए, वो फंक्शन का फंक्शन के अंदर यूज होगा, मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको बाहर कहीं पे भी कॉल कर लोगे, उसकी लिमिटेशन रहेगी। वो फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। कहीं यूज करना है तो फंक्शन के नाम के साथ यूज करोगे उसको। अब वही चीज़ है यहाँ पे। अगर लोकल करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, डॉलर वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपके फंक्शन के अंदर, ये हो जाएगा लोकल, मतलब फंक्शन के अंदर की चीज़ों को ही कॉल करेगा बस। ठीक है, तो लोकल मतलब जो फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो फंक्शन के अंदर की चीज़ों को ही, उतनी चीज़ें के अंदर ही चलेगा, उसकी लिमिटेशन है। ग्लोबल डिफाइन कर दिया तो नॉर्मली ये समझो कि उस पेज में या फिर कहीं पे भी आप उस वेरिएबल को कभी भी कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने इंडेक्स पेज पे कोई वेरिएबल बनाया और अबाउट अस पे कॉल कर लो, ऐसे नहीं होता। उसके लिए या तो सेशन यूज करते हैं हम, कि भाई सेशन का ये होता है, कोई एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे आप किसी के बैंक का लॉगिन करते हो तो लॉगिन का ये दिखाता है कि 5 मिनट बाद वो अपने आप से लॉग आउट हो जाता है। तो वो सेशन एक इस्टेब्लिश करते हैं भाई, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, जब तक आप लॉग आउट खुद से नहीं करते हो तब तक वो लॉगिन रहता है। अदरवाइज खुद वो लॉग आउट कर देता है। सेक्शन टाइम ड्यूरेशन रहता है। बैंक वाले तो मुश्किल से 1 मिनट का ही रखते हैं। तो ये दो टाइप हैं इसके।
स्टैटिक कीवर्ड होते हैं, उस पर ध्यान मत देना। दो चीज़ें हैं जो आपके स्टैटिक और ये क्या कहते हैं, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल का बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज करते ही करते हो, फंक्शन में तो अभी जाना ही नहीं आपको, आई थिंक इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ये अभी जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल किसी चीज़ को कहीं डिफाइन कर दिए तो आप पेज में कहीं पे भी जब मन करे जहाँ कॉल कर लो उसको। स्पेसिफिक कुछ एकदम लिमिट है कि भाई नहीं इस चीज़ को तो यहीं यूज करना है, बहुत चीज़ें आती हैं आपको। जैसे जस्ट बोल रहा था भाई कार का एक फंक्शन है, कार की ये चीज़ें हैं, BMW का ये है, तो वो स्पेसिफिक आपने कोई फंक्शन बना दिया, उसमें आपने डिफाइन कर दिया, जब कॉल करनी है तो उसके अंदर की चीज़ों को ही आप बस कॉल कर सकते हो उस फंक्शन के थ्रू। हम्म। 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 डॉक्यूमेंट डॉट। रिटर्न की बात कर रहे हो क्या? हम्म। नहीं देखो, PHP फंक्शन का कॉल। हम्म। अब इसमें तो मेरे को अगर फंक्शन कोई आपने बनाया है इसको रन करने का तो यही सिंपल वे होता है। सुनो सुनो, बस अगर इसमें कोई चीज़ जैसे आपने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, फंक्शन को ही एफ करके बनाया है, उसके अंदर ये अपना कैलकुलेशन कर रहे हो, तो प्रिंट कराने का ये होता है। अब जब कॉल करनी है तो ये फंक्शन के नेम से हम चीज़ें कॉल करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बस ये आपके जो ये वाली चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है, हर चीज़ को रिटर्न करना पड़ता है, PHP में आपको रिटर्न कराना पड़ेगा पहले। जब प्रिंट कराना रहेगा तो वो यूज करना पड़ेगा, वो फंक्शन में हम चलेंगे तो एक एक चीज़ें क्लियर करेगा। अभी जस्ट चीज़ें ओवर जो बेसिक है वो देखते जाओ आप लोग। कोई नहीं कोई नहीं। इको प्रिंट थोड़ी सी चीज़ें थी, अगर ये अब जो चीज़ें आ रही है ना ये पढ़ लेना, लिखते भी जाना सही रहता है। इको प्रिंट मैंने बताया था, इसमें हम प्रिंट कहीं यूज करते नहीं है, लेकिन अब ये है कि प्रिंट है क्यों तो वो भी बता देते हैं। इको क्या होता है, इको में आप लाइक एक वेरिएबल होता है, जैसे आपने ऊपर XYZ जो भी लिखा है तो इसमें कॉमा लगा लगा सब प्रिंट करा दो, मतलब कि रिटर्न करा लो। जावास्क्रिप्ट में आप रिटर्न कराओ, इसमें इको या प्रिंट बोलो। अब क्या होता है, एरे का जो डेटा आता है, एरे का डेटा इको में नहीं लेते हम, जो उसको हमेशा प्रिंट करा के देखना पड़ता है क्योंकि उसमें वैल्यू आती है 1 2 या 1 2 3 करके, तो उसके लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। लेकिन रिटर्न जैसे जो भी आपने किया तो आप रिटर्न करा रहे हो उसको, आपने फंक्शन कोई बनाया, आपको उसको रिटर्न कर, रिटर्न क्या होता है, जो इको ऐसे देखा जाए तो रिटर्न और आपने फंक्शन बनाया उसको कहीं कॉल करना है तो रिटर्न क्या क्या उसका, जैसे 2 + 2 है तो रिटर्न क्या कर रहा है वो, 2 + 2 रिटर्न क्या कर रहा है, तो कोई वेरिएबल। देखो आपने, हाँ आउटपुट को आप तो रिटर्न में शो करा देंगे, किसी वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे, फिर जहाँ कॉल करना रहेगा रिटर्न के थ्रू हम बाय डिफॉल्ट आप कॉल कर रहे हो, फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हो। जब भी कोई फंक्शन करते हो तो लास्ट तक आपको आउटपुट मतलब रिटर्न करा के रखना पड़ता है, तभी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इको में ये होता है कि स्टोरेज की क्षमता थोड़ी, जैसे गेट पोस्ट की बात होती है, गेट में थोड़ा स्टोर करने की क्षमता जो बोलते हो आप एक लेसर होती है, जबकि पोस्ट में ज़्यादा होती है जो डेटा हम भेजते हैं। वैसे इको में क्या होती है, आप इसमें जो डेटा होता है मैक्स टू मैक्स पास करा सकते हो, प्रिंट। बोलो। और जो अपना प्रिंट होता है इसमें डेटा कम होता है, तो इसमें आप जब भी करोगे तो प्रिंट का यूज़ बहुत ही कम करना पड़ता है। पर प्रिंट का यूज़ ना ही करें, जैसे मैं क्या कहता हूँ, पोस्ट का बता तो दिया लेकिन गेट का यूज़ ना ही करें तो बेटर है, जब तक बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वायरमेंट ना हो। इसलिए हम उसमें, और मैं इसलिए मेन की पे चल रहा हूँ कि पूरी चीज़ें बता के कंफ्यूज करने कोई मतलब नहीं है, इतने ज़्यादा आप लोग को भी जाने किस। प्रिंट क्या करता है ना, हमेशा रिटर्न करता है वन, वैल्यू रिटर्न करता है। आप उसमें एक आर्गुमेंट से ज़्यादा वैल्यू पास नहीं करा सकते हैं। इको में क्या होता है, जैसे आपने, मैं आपने ये आपने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है,
आपने दो वेरिएबल ये डिफाइन कर दिया, अब आपको दोनों प्रिंट कराने हैं कभी भी, तो ये प्रिंट के थ्रू हो ही नहीं सकते। यहाँ पे एक ही वेरिएबल, मतलब कि प्रिंट का ये होता है कि एक ही वेरिएबल पास कर सकता है बस। मल्टीपल नहीं होता, वो एक ही करता है। इसलिए करो प्रिंट पे, मैं अगर थोड़ा बहुत रट सकते हो रट के ख़त्म कर दो, लेकिन इको पे ही रहो। प्रिंट में ये रहता है कि क्योंकि आप तो तीन चार वेरिएबल बनाओगे ही, कभी भी आपको कॉल करनी है तो आप एक से तो काम चलने का नहीं। तो जो आदत मेरा है तो हमेशा इको यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि ये नहीं, वेरिएबल जैसे आपने बनाया तो कभी भी प्रिंट में एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते आप। इको में अनलिमिटेड कर सकते हो। हाँ, स्ट्रिंग ऐसे बोलो तो स्ट्रिंग नहीं कर सकते। एक अगर कहीं आपने ऊपर डिफाइन कर दिया, सबको मर्ज करके एक स्ट्रिंग बना दिया, तब कर सकते हो आप। जो प्रिंट के अंदर नहीं आप डिफाइन कर सकते। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट नहीं होते हैं। आपने जैसे ये फंक्शन बनाया, देखो ये माई फंक्शन बनाया, अरे आर्गुमेंट होता क्या है, आर्गुमेंट ये होता है कि जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, यहाँ पे आपने ऐड फंक्शन बनाया, डॉलर ए कॉमा डॉलर बी, ये कीवर्ड जो बोलने का वे होता है। आर्गुमेंट ये होते हैं कि आपने कोई फंक्शन बनाया जो उसके अंदर वैल्यू भेज रहे हो, जो वेरिएबल आपने बना दिया। अब ऐड का फंक्शन बनाओगे तो ऐड में हम कोई चीज़ डिफाइन तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे आर्गुमेंट भेजते हैं। मतलब आर्गुमेंट, अब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मतलब होता क्या है, लेकिन आर्गुमेंट इसी को बोलते हैं। देखो जैसे ऐड फंक्शन में बनाया कोई दो, आप वो डालोगे ए प्लस बी, अब इसको रिटर्न कराओ, इसका फंक्शन को डिफाइन करो भाई, एक और यहाँ पे वेरिएबल आपने बनाया, क्या चार पाँच करो, आपकी मर्जी है। हाँ, आर्गुमेंट बस ये है कि अब ये शायद थोड़ा सा फंक्शन भी देख लो एक सेकंड के लिए। अब जैसे डॉलर वाई है, अब ये काम क्या करेगा, डॉलर ए प्लस डॉलर, ठीक है। अब आपके जो दो हैं, अब आपको कहीं पे भी, या फिर रिटर्न करा लो। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक फंक्शन ऐसा बनाया है ए कॉमा बी, ये दो आर्गुमेंट हो गए, तो कहीं पे भी किसी को दोगे तो वो ये नहीं कहेगा, आप कहोगे भाई मैंने दो दो आर्गुमेंट आपको पास करना है, मतलब आप 5+2 करो, आप 3+2 करो, आप 2+2 करो, उससे मेरे को मतलब नहीं। आर्गुमेंट आप अपना पास करो इसमें, जहाँ पे भी हम कॉल किए रहेंगे इसका कोई अपना, जैसे HTML में आपने बना दिया है, एक दो डब्बे बना दिए, दो इनपुट बॉक्स ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल जब हम अपने गेस्ट पोस्ट के थ्रू वहाँ भिजवाएंगे तो आपने दो आर्गुमेंट उसमें पास किए। सामने वाले से क्या बोलेंगे, भाई ये आपका कैलकुलेटर है, यहाँ पे सबमिट बटन है, 2+2 लिखो, 3+3 लिखो। तो आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो ना, आपने तो वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। तो आर्गुमेंट हमेशा इसको कहते हैं, मतलब कि आप उसमें पास क्या कर रहे हो। आ- अच्छा, क्लियर हो गया। ठीक है, वो होता है कोई चीज़ें आगे पीछे, तो ये चीज़ें चलती हैं कि आर्गुमेंट बस हमेशा, अब ये नहीं, ये कंपलसरी नहीं कि इसमें दो ही आर्गुमेंट रहेंगे, आप 10 करो आपकी मर्जी, आप 50 करो, कुछ भी करो, वो आपके लॉजिक पे है ना। आप ये फंक्शन जब पढ़ोगे ना तो वो तो सिंपल जस्ट फंक्शन बना दिया था। अभी फंक्शन के अंदर कोई आपको डायनेमिक, अभी ऐसे नहीं कर पाएगा, इसको रिटर्न कराना पड़ेगा। ऐसे इको से काम नहीं चलेगा, ये डेटा को रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ यार, फॉर्म हम कहाँ से ऐड फंक्शन कैसे बन जाए, इनपुट बॉक्स HTML का लेके चलना पड़ेगा। फिर फंक्शन पे ले चलोगे तुम लोग।
देखो अब एक बार बस ये घर पे जाके 10 अपने पास से प्रैक्टिस कर लेना। फंक्शन का नेम, ठीक है। आपने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए बी। अभी मैंने स्टैटिक वैल्यू यहाँ तक, बस ये आपका फंक्शन बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको रिटर्न करा दिया है आपने ए और बी, मतलब कि रिटर्न करेगा दोनों का ऐड जो भी है। अब जब भी इसको कॉल करना है आपको कभी भी, तो आपको, ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, क्योंकि आपने स्टैटिक वैल्यू पास की है। आपने ऐड फंक्शन को इको करा दो, ठीक है। इको आपने ऐड फंक्शन को करा दिया है। ये लाइव ही है। एक सेकंड देखो, आपने फंक्शन बनाया, ठीक है। ऐड फंक्शन या जो भी इसका है, दो आर्गुमेंट पास किए हैं। अभी आर्गुमेंट को आपने या तो ऊपर ही आप 5+5 कर दो। ले भाई, लॉजिक बस देखो, ये तो घर पे जाके 100 प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने रिटर्न में गए ऊपर 5+5 डिफाइन कर दो, वेरिएबल ही नहीं करना, उसको भी स्टैटिक कर दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे करेगा? फंक्शन बनेगा तो रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा ही घुसूंगा तो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, उसमें डॉक्यूमेंट कुछ आएगा रिटर्न कराने के लिए, फिर सब कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो उसमें चीज़ें सिंटेक्स थोड़ी अलग चलेंगी, इसमें चलेंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लास्ट में, या तो मैं चलूँ या फिर उनको चलने देना। जावास्क्रिप्ट खत्म। हाँ, मैंने बोला था दो चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन आप इसका ऐड का, मल्टीप्लिकेशन का, जो मन करे घर पे। अभी नहीं आया समझ में, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं चल रहा था शुरू में, तुमने फंक्शन में पहुंचा दिया अभी। अब फिर बीच की सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। कौन? अभी तो इको प्रिंट छोटी छोटी चीज़ें चल रहा है, इंक्लूड इंक्लूड वो तो चीज़ें पहले, अब वो पढ़ने में शायद समझ में भी आए। मैं तो जस्ट पहले भी थोड़ा सा आगे चला था, मैं सोचा कि ये फंक्शन छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसलिए वेरिएबल। अच्छा, चलो ठीक है। इको प्रिंट तो इतना कर दिया था, चलो फिर से कर देते, ठीक है। ये फंक्शन से थोड़ा हट जाते हैं अभी। ये फंक्शन के ये हैं, वे हैं, मतलब घर पे कोशिश करना, अगर 10-15 बनाओगे ना तो तरीके अच्छा। इसमें ये आता है कि करली ब्रेसेस के अंदर बंद होते हैं, इसके अंदर स्टैटिक कैसे। इसको क्या करना, ऊपर भी डिफाइन करके चेक कर लेना अपने पास से। आपने 5 ऊपर डिफाइन कर लिया स्टैटिक, लाइक ग्लोबल भी डिफाइन कर दिया, किसी फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल डिफाइन कर दिया, शायद क्लियरिटी ज़्यादा है फिर। नहीं मेरे भाई, कुछ कंपलसरी नहीं है। अच्छा, वो, मैं, क्या है ना कि मैं सोचता हूँ अगर ये प्रैक्टिस करते रहते ना, तो वहाँ पे 5 बार खुद क्या होता है, मेरा थोड़ा सा शायद उतना ना टाइम। हाँ, उनकी आदत है, और मैं थोड़ा सा, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं हमेशा विश्वास करता हूँ गलतियों पे। भाई अगर लगता है ये चीज़ें कुछ नहीं है, वही खट्टे से प्रिंट करो, खुद ही पता चल जाती हैं चीज़ें। मैं बताऊँगा, आधे घंटे में सब चीज़ें भूल जाएंगी। कोई चीज़ कर रहे हो, घर पे जाओ, उसको 5 बार, अच्छा ये नहीं है तो खुद लगा के देखो। मतलब क्या बोल रहे हो? फिर से बोलना। हम्म, मतलब ऊपर डिफाइन कर दूँ, यहाँ पे दे दूँ, इसको डिफाइन कर दूँ वैल्यू पे। क्या करूँ अब? आपने ऊपर पहले डिफाइन कर दिया पे ए बी। अब इसको, या तो ऐसे क्यों करेंगे इसको? अरे भाई तुम लोग। हम्म।
पॉइंट तो कर ही दिया। उससे क्या हो गया, 5 की वैल्यू ऐसे भी है, बी लिख दो आप। अब ऊपर आपने वेरिएबल डाला, नीचे हमने वेरिएबल वही स्टोर करा दिया। जो आप वेरिएबल, इसमें फंक्शन का तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बना जब आप सब कुछ डिफाइन ही कर दे रहे हो तो। यार तुम, नहीं फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन देखो, अभी हम थोड़ा सा अभी शुरू चलेंगे बस, अभी जस्ट फंक्शन कोई चीज़ हम क्यों बनाते हैं, आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो, डायनेमिक करने के लिए। जब यही करना है कि स्टैटिक डिफाइन करना है तो हम चलते हैं भाई नॉर्मल स्टैटिक, ये करते हैं इसके बाद से, ठीक है। थोड़ा टॉपिक से आएंगे ना, अब जैसे थोड़ी ऐसे कहीं फंस रहे हो तो ठीक है, थोड़ा इतना एक्सप्लेनेशन, टाइम खत्म हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये इसमें फंक्शन क्यों नहीं होगा, फिर आप नीचे वही पास कराओगे, वो तो ऊपर की चीज़ें नीचे जैसे करोगे उसी हिसाब से वो रिटर्न करेगा। होल्ड करो एक चीज़ बस, ये देखो। हम्म? अरे वेरिएबल फिर वही, आप वेरिएबल ऊपर डिफाइन करो, जैसे नीचे काम करना आप यही रिटर्न मत कराओ, फिर यहीं पे लिख दो अपना कोई एक, कोई वेरिएबल बना के 2+2 × 2 कर दो। फंक्शन क्या होता है, वही वाली बात, फंक्शन में आपने कुछ आर्गुमेंट बना दिए जिसमें डायनेमिक वैल्यू आएगी। स्टैटिक ही करना तो नॉर्मल करो, कोशिश आदमी करता है कि कम से कम, अब कैलकुलेटर में आप स्टैटिक कर ही नहीं सकते, या फिर कहीं पे भी कोई चीज़ आपको बार बार वेरिएबल कराना है या फिर रिटर्न कराना है अलग अलग वैल्यू, तो इसलिए डायनेमिक करना पड़ता है। हाँ चलो देखो, आप क्या बिना फंक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई चाहते हो, तो उसमें करना क्या है लो, $a = 10, ठीक है। $b = 5। अब क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, चाहते क्या हो, मतलब अब कोई इसमें से जस्ट कोई खुद ही बता दे कैसे होना चाहिए। नहीं तुम बताओ, अभी रुक जाओ एक सेकंड। और क्या करना है इसमें, ये कुछ नहीं था, गलती से है। अरे यार, सिंटेक्स, पहले ये वेरिएबल के, ये कॉमा नहीं छूटा था, कॉमा मतलब इसका सिंटेक्स वो जरूर देखना है। ठीक है, अभी तुम्हारा 10 और 5 आ गया, BR टैग नहीं लगा इसलिए। अब आपको कोई स्टोर कराना है तो क्या करोगे, आपने कोई एक वेरिएबल बनाया ऐड करके, ठीक है। ऐड इक्वल टू क्या कर दिया आपने, फिर सब पता है फिर भी लो कर रहा हूँ मैं, $a प्लस $b, ठीक है। तुमने किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया,
इको इसको प्रिंट कर दिया। आ गया आपका 15। ये प्रैक्टिस करने वाली बात है यार। फंक्शन तो अभी जो ये फंक्शन से तो कर रहे थे अभी। रुक जाओ यार, मेरे को